सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड 2.0 में। जीके जीएस के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस क्लास में करवाए जा रहे हैं। यहां पर सामान्य ज्ञान के जितने भी साथियों टॉपिक है, सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों में से यहां पर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए, तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस, नियॉन गैस, क्रिप्टॉन गैस या ये सभी भरी होती हैं? देखिए साथियों, यहां पर अगर हम लोग बात करें आर्गन गैस की, तो ये एक निष्क्रिय गैस है, ये एक उत्कृष्ट गैस है। आपसे प्रश्न बन सकता है कि आर्गन गैस की खोज किसने की? तो रैमजे आपको बताना है, यानी कि रैमजे के द्वारा आर्गन गैस की खोज की गई। आपसे अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है गैस, जो कि अक्रिय गैस है साथियों, ठीक है, तो वो कौन सी गैस हो जाएगी? आर्गन गैस हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस प्रश्न के बिल्कुल करेक्ट आंसर की। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्यूबलाइट में आर्गन गैस भी होती है, नियॉन गैस भी होती है और क्रिप्टॉन गैस भी होती है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ये आपको बताना है। जयप्रकाश नारायण, रामचंद्र शुक्ल, सहजानंद सरस्वती या आचार्य नरेंद्र देव? तो आप सभी लोग याद रखेंगे सहजानंद सरस्वती इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए आप लोग, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया था किस राज्य में? बिहार में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या मिजोरम में? इसको बताना, इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है? साथियों, जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, ये होता है जनसंख्या घनत्व। तो 1 किलोमीटर में सबसे कम व्यक्ति कहां पर रहते थे? तो आपको ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश में रहते थे। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते थे, यानी कि हर 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति ही निवास करते थे, लगभग लगभग। इसको ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और जनगणना के अनुसार सबसे कम कहां का रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश का रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जो विख्यात भारत माता का मंदिर है, यह कहां पर स्थित है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, वाराणसी में या कानपुर में? तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग, इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है बताने की कोशिश कीजिए। देखिए साथियों, यहां पर वाराणसी का जिक्र आया है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोक्ष नगरी किसे कहा जाता है, तो वाराणसी को ही मोक्ष नगरी कहा जाता है। अगर आपसे यहां पर पूछ लिया जाए कि मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, तो वाराणसी को ही मंदिरों का शहर कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की धार्मिक राजधानी किसे कही जाता है, तो भारत की धार्मिक राजधानी भी वाराणसी को ही कहा जाता है। और अगर हम लोग बात करें कि भारत माता का मंदिर कहां पर स्थित है, तो वाराणसी में ही भारत माता का मंदिर स्थित है। ये सारी बातें आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहां पर कि मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? यानी कि मध्य प्रदेश में जो पीतमपुर है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल के लिए, सीमेंट के लिए, हीरे के लिए या कागज के लिए? इसका राइट आंसर आपको बताना है साथियों, क्या हो सकता है। एक बार मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप सभी लोग एक बार क्या कर देंगे, एक बार इस क्लास को आप सभी लोग शेयर कर देंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग इस क्लास को शेयर करके तुरंत वापस आ जाइए, क्योंकि क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण चल रही है। और क्लास को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया हो, तो आपसे गुजारिश है कि सभी लोग क्लास को लाइक भी कर देंगे। यहां पर अगर हम लोग बात करें कि मध्य प्रदेश में पीतमपुर जो है वो किसके लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि बांध आपके सामने दिए गए हैं और उसके सामने नदियां हैं। तो आपको बताना है इसमें से एक ऐसा बांध है जो उस नदी पर नहीं है। तो अगर हम लोग यहां पर आपसे 4 पॉइंट बनते हैं, यानी कि इस एक प्रश्न से 4 प्रश्न बनेंगे। आपको याद रखना है कि गंडक बांध परियोजना जो है वो गंडक नदी पर है, तो पहला प्रश्न तो यही आपका बन जाता है। उसके बाद उकाई बांध परियोजना ताप्ती नदी पर है, लेकिन काकरापार बांध परियोजना जो है साबरमती नदी पर नहीं है। तो कौन
कौन सी नदी पर है? ये ताप्ती नदी पर है। तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित नहीं होगा और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाता है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो सरदार सरोवर बांध है ना, ये नर्मदा नदी पर है। अगला प्रश्न देखिए कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? शाहजहां, दारा शिकोह, अकबर या बाबर? तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बताइए। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग, इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है बताने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर शाहजहां का जिक्र आ गया है, तो जिक्र आ गया है तो मैं आपको बता देता हूं। ताजमहल से संबंधित एक प्रश्न बनता है, आपसे पूछा जाता है कि ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो उस्ताद ईशा इनका नाम था, इन्होंने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर बाबर का जिक्र आ गया है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कलंदर की उपाधि किसे दी गई, तो साथियों बाबर को ही कलंदर की उपाधि दी गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। अकबर का जिक्र आ गया, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसको दी, तो आप लोग क्या बताओगे साथियों? तानसेन को दी, ठीक है। उसके अलावा अकबर ने दास प्रथा का अंत किया है, जजिया कर को समाप्त किया है और तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त किया है। यहां पर अगर हम लोग साथियों बात करें तो शाहजहां के चार पुत्र थे कितने? चार पुत्र थे और जो सबसे बड़ा पुत्र था वो कौन था? दारा शिकोह था और इसी ने साथियों हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला ये पहला मुस्लिम बन गया। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा या ये सभी? जल्दी से करेंगे, इसका राइट आंसर आपका क्या है? तो साथियों बात करें गोलमेज सम्मेलनों की शुरुआत किसने करवाई थी? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा करवाई गई थी। क्यों करवाई गई थी? भारत में जो संवैधानिक सुधार थे, इस पर चर्चा करने के लिए साथियों 1930 से लेके 1932 में यह करवाया गया था। तो 1930 की बात करें पहला सम्मेलन, 1931 की बात करें दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 की बात करें तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, यह आपको बताना है। बुक्सा जनजाति, जौनसारी जनजाति, खरवार जनजाति या थारू जनजाति? तो आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे साथियों, थारू जनजाति, यानी कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति जो है वो कौन सी है? थारू जनजाति है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखिए कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस किस राजवंश का शासन था, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। नंद वंश का, मौर्य वंश का, तुगलक वंश का या गुलाम वंश का? तो सिकंदर के आक्रमण के समय, यानी कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया था, तो उस समय उत्तर भारत पर किसका शासन था? तो साथियों नंद वंश का शासन था। अच्छा, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्म नंद जो थे, ये नंद वंश के ही संस्थापक थे। प्रश्न आपसे बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि देश आपके सामने दे रखे हैं, उसके सामने उसकी राजधानियां दे रखी हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें से एक देश ऐसा होगा जिसकी राजधानी उसके सामने नहीं दे रखी होगी, बस वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो साथियों यहां पर भी आपके चार प्रश्न बनते हैं। कैसे? तो जैसे कि जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तो टेबिलिसी है, ये आपको याद रखना है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है, ये आपको ध्यान रखना है। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबुजा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या लेकिन बहरीन की राजधानी मनीला है? तो मैं कहूंगा नहीं, मनीला नहीं है साथियों, मनामा है। किसकी राजधानी? बहरीन की राजधानी मनामा है, यह आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? डी वाला सुमेलित नहीं है और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है साथियों। चलिए, तो आप सभी लोग एक बार इस क्लास को शेयर कर देंगे, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या होगा कि एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में कहां पर स्थित है? औरंगाबाद में, पुणे में, नागपुर में या मुंबई में? सबसे पहली बात यहां पर आपको यह ध्यान रखनी है, आपसे पूछा जाता है कि एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं, तो महाराष्ट्र में स्थित हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में कई सारी गुफाएं स्थित हैं, आपसे प्रश्न बनेगा, मैं आपसे कह रहा हूं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एलोरा की गुफा, तो महाराष्ट्र आपको बताना है। उसके अलावा एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है और केनहेरी की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है। तो ये तीनों गुफाओं के नाम आपको ध्यान रखना है। ये तीनों गुफाएं कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र के कहां पर स्थित है एलोरा की गुफाएं, तो औरंगाबाद में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, औरंगाबाद का यहां पर
पर जिक्र आया है तो औरंगाबाद का नाम अभी चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है और जो नया नाम आया है वो औरंगा की जगह पर आ जाए, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। औरंगाबाद का जो नया नाम हो गया है वो संभाजी नगर हो गया। क्या हो गया है? संभाजी नगर हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब अगर प्रश्न आता है तो औरंगाबाद नहीं होगा, संभाजी नगर हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए तो यहां पर देखिए साथियों, अगर हम लोग यहां पर बात करें तो यहां पर केचुए पालन का जिक्र किया गया है। तो अगर बात करें केचुए पालन का संबंध किससे है, तो वर्मी कल्चर जो है वो किससे संबंधित है? केचुए पालन से संबंधित है। अगर रेशम पालन की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ये सेरी कल्चर से संबंधित है, रेशम पालन, ठीक है। अगर यहां पर मधुमक्खी पालन की बात करें तो एपी कल्चर से संबंधित है मधुमक्खी पालन। ये तीनों बातें याद रखनी है आपको, यानी कि ये तीनों गोल्डन प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। और चौथा गोल्डन प्रश्न, ये प्रश्न आपके लिए है साथियों, ठीक है। चलिए तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? चलिए जल्दी से करेंगे इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चारों क्वेश्चन ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहां पर देखिए आपके सामने जो है वो युद्ध दे रखे हैं और उसके बाद दे रखा है कि ये युद्ध इन्होंने लड़ा है या इन्होंने नहीं लड़ा है। एक युद्ध ऐसा होगा जिन्होंने नहीं लड़ा होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए तो सबसे पहले यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं पानीपत के तीसरा युद्ध की। तो आप सभी को पता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली के बीच और मराठों के बीच लड़ा गया था, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें चौसा के युद्ध की साथियों, तो चौसा के युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच लड़ा गया था, तो यहाँ पर हुमायूं है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं साथियों घाघरा के युद्ध की, तो घाघरा का युद्ध जो है वो किसके द्वारा लड़ा गया था? ठीक, अकबर के द्वारा थोड़ी ना लड़ा गया था, ये तो बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था, ठीक है। तो क्या गलत हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सुमेलित नहीं होगा। तो जब सुमेलित नहीं होगा तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान का 44वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? सीमा परिवर्तन से, संपत्ति से, शिक्षा से या कृषि से? तो आप सभी लोग याद रखेंगे ये तो संपत्ति से संबंधित है, यानी कि आंसर जो चला जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखिए कि भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, यानी कि उस राज्य का नाम आपको बताना है जहां पर गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो क्या पंजाब में किया जाता है, महाराष्ट्र में किया जाता है, उत्तर प्रदेश में किया जाता है या बिहार में किया जाता है? ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर साथियों आप सभी लोग जानते हैं, भली बात ही जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में साथियों गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि साथियों आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से राज्य में किया जाता है, जब भी आपको क्या बताना है? उत्तर प्रदेश बताना है। अगर जौ के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, जब भी आपको उत्तर प्रदेश बताना है। और गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कहां किया जाता है, तो तब भी आपको उत्तर प्रदेश ही बताना है। तो ये चार प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। क्या कि उत्तर प्रदेश उत्पादन के दृष्टिकोण से पहले स्थान पर है, किसके किसके उत्पादन में? गेहूं के, आलू के, जौ के, गेहूं के और गन्ने के, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या होगा कि हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा किस भाषा में लिखी गई थी? तो पहला प्रश्न तो आपको यह ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। तो जब इसको महात्मा गांधी ने लिखा तो ये किस भाषा में लिखी गई कि ये आपसे पूछा जा रहा है? मराठी भाषा में, गुजराती भाषा में, हिंदी में या अंग्रेजी में? यही तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए तो महात्मा गांधी का जहां जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में साथियों, तो गुजराती में ही ये लिखी गई हिंद स्वराज पुस्तक की लेखक किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। किस भाषा में किया गया? गुजराती में किया गया। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है? साथियों क्लास को अगर लाइक न किया हो तो क्लास को लाइक करेंगे और क्लास को शेयर भी जरूर करेंगे। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है? जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, बताइए। चलिए
तो यहाँ पर आप सभी लोग याद रखेंगे कि अगर नौटंकी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का ही एक लोक नृत्य है। रासलीला की बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है और कजरी भी उत्तर प्रदेश का ही एक लोक नृत्य है। बात करें तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखिए कि दिल्ली के किस सुल्तान ने जजिया कर हटाया था? बाबर ने, अकबर ने, फिरोज शाह तुगलक ने या जहांगीर ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है साथियों, क्या हो सकता है? तो फटाफट आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर कर देंगे। चलिए बताइए। तो यहां पर दिल्ली के सुल्तान ने जजिया कर हटाया था, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए साथियों, किसी ने अगर हटाया था तो किसी ने सबसे पहले लगाया होगा ना, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, ये आपको ध्यान रखना है। जब फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया साथियों, ठीक है, तो उसके बाद अकबर के द्वारा इसको हटा दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है साथियों? अकबर हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, उसके बाद अकबर ने हटा दिया, उसके बाद दोबारा से किसने लगाया? औरंगजेब ने लगाया दोबारा से जजिया कर, और उसके बाद किसने हटा दिया? मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला के नाम से जाना जाता था, इसने दोबारा से जजिया कर समाप्त कर दिया। ठीक है, तो साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था, दास प्रथा का अंत किसने किया? अकबर ने किया। तीर्थ यात्रा कर किसने समाप्त किया? अकबर ने किया। जजिया कर किसने समाप्त किया? अकबर ने किया। और उसके अलावा पूछा जाए कि अकबर ने तानसेन को किस उपाधि दी थी? कौन सी उपाधि दी थी? तो कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को ही दी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखेंगे और बताएंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या होगा कि हिमांशु शर्मा किस खेल से संबंधित है? ये आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। क्रिकेट से, कुश्ती से, बिलियर्ड से या मुक्केबाजी से? तो क्या राइट आंसर होगा? मुक्केबाजी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर है साथियों कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये आपको बताना है। मिल्खा सिंह, विश्वनाथ आनंद, दीपा कर्माकर या साक्षी मलिक? बताइए। देखिए प्रश्न आपसे यह भी बन सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो 1991 1992 में की गई, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि किसको सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन एक लेटेस्ट बात आपको ध्यान रखना है तो कि अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल चुका है। क्या इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार? ये इसका नाम हो गया है, ये भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, वॉशिंगटन डीसी में या लग्जमबर्ग में? बताइए। चलिए, तो क्या इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है? बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। देखिए, ये आपसे पूछा जाता है कि यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना, तो उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, क्यों इसकी स्थापना की गई थी? बताइए भाई। एक बार कमेंट सेक्शन में कोई बताएगा कब इसकी स्थापना की गई थी? तो कमेंट सेक्शन में एक बार सभी लोग बताएंगे साथियों। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। देखिए, इसकी स्थापना जो हुई थी 1946 में हुई थी, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद की गई थी। तो जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। तो जो राष्ट्र हैं, ठीक है, राष्ट्र में जो बच्चे हैं, इन बच्चों को साथियों खाना देने के लिए और स्वस्थ सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ही आपको ध्यान रखना है यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। चलिए, तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब इसकी स्थापना की गई थी? 1929 में, 1934 में, 1935 में या 1940 में? अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि आरबीआई की राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1949 को तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर चला जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगर
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई के वर्तमान समय पे गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, 24वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 4 फरवरी को, 20 मार्च को या 25 मई को? इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो सकता है, बताइए भाई। चलिए, क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो विश्व कैंसर दिवस की अगर हम लोग बात करें, 4 फरवरी को साथियों विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखिए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ, मिर्जापुर, फिरोजाबाद या बरेली? उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे फिरोजाबाद जाना जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये थे साथियों आपके 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देंगे और क्लास को शेयर भी कर देंगे, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।